ज्योतिबा फुले और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में क्या समानताएं हैं? क्या कोई इनका परिचय था, आपस में मिलते जुलते थे? ये बताएं कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है? मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल्स क्यों कह रहे हैं? पॉलिटिकल विचारधारा में दक्षिणपंथी का मतलब क्या होता है? स्टार्टअप इकोसिस्टम में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है? तो ये बताएंगी आप। सावित्री हमारे साहित्य में 2 महिलाओं का नाम विशेष रूप से आता है। कौन कौन वो 2 महिलाएं हैं? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। आइए आइए, बैठिए बैठिए। So your name is Alka, यस सर। right? Your medium for the interview is English or Hindi? हिंदी। Hindi. And for means? हिंदी। हिंदी। तो अलका, अपने बारे में कुछ बताइए। आपका डेफ तो हमारे पास है, पर हम चाह रहे हैं कि आप खुद ही बता दें अपने बारे में। सर मेरा नाम अलका त्रिपाठी है। मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पहले गांव से की है, बस्ती के। फिर 9th से 12th तक मैंने बस्ती शहर में एक सावित्री विद्या विहार इंटर कॉलेज से की है। ठीक है। उसके बाद मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, BA में। आपने ग्रेजुएशन किस विषय में किया? सर पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री। पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री। और आपका ऑप्शनल क्या है? ज्योग्राफी है सर। ऐसा क्यों? सर वहाँ पे नॉन ज्योग्राफी स्टूडेंट्स के या ज्योग्राफी के सेमिनार्स होते थे, तो मैंने अटेंड किए, तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया उसमें, ज्योग्राफी में, तो मुझे लगा लेना चाहिए। अच्छा, मैं केवल सेमिनार सुन के इतना हो गया कि जो... नो सर, जैसे क्लासेज भी मैंने कुछ अटेंड किए हैं, वहाँ कर सकते हैं आप, कोई भी सब्जेक्ट की क्लास कर सकते हैं। तो मैंने कुछ क्लासेज भी अटेंड की, सेमिनार्स अटेंड किए, तो वहाँ से थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर मुझे लगा मुझे करना चाहिए ज्योग्राफी। बहुत बढ़िया। तो ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट है सर। फर्स्ट अटेम्प्ट है? यस सर। अभी आपकी क्या उम्र है? सर मेरी 24 है। अच्छा, तो ये बताएंगे, आपने सावित्री नामक स्कूल से पढ़ाई की। यस सर। सावित्री हमारे साहित्य में 2 महिलाओं का नाम विशेष रूप से आता है। कौन कौन वो 2 महिलाएं हैं? सर एक सत्यवान की पत्नी, जिन्होंने यमराज से प्राण उनके लाए थे वापस। हाँ। और दूसरा सर सावित्रीबाई फुले, मुझे याद है। हाँ, तो मुझे बताइए कि इन दोनों चरित्रों से आप क्या सीखती हैं, और यदि आपको इनसे बातचीत करने का मौका मिले तो क्या आप इन्हें कुछ कहना चाहेंगी अपनी ओर से? सर सावित्री जो सत्यवान की पत्नी थी, उनसे एक प्रेम हमें दिखता है, उन पति के प्रति कितना त्याग है, प्रेम है, और अपने जो भी वो चाहती थी उसे पाने की इच्छा और इतना त्याग वो सीख सकते हैं उनसे कि वो किसी भी चीज़ को कर सकती हैं, ये दिखाता है। और सावित्रीबाई फुले से हम लैंगिक समानता की दिशा में सीख सकते हैं कि वो कितना अच्छा कर सकी हैं, तो वो सीख सकते हैं हम। ज्योतिबा फुले के जीवन का टर्निंग पॉइंट क्या था, जिससे उन्होंने अपने ही माता पिता से विद्रोह करके एक सामाजिक बदलाव की शुरुआत की? सर मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, सॉरी सर। ज्योतिबा फुले और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में क्या समानताएं हैं? क्या कोई इनका परिचय था, आपस में मिलते जुलते थे? सर परिचय का मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है कि समानता ये है सबसे ज़्यादा कि जातिगत भेदभाव के विरुद्ध उन्होंने बहुत कार्य किया है और समानता स्थापित करने के प्रति उन प्रतिबद्ध रहे हैं। ठीक है। आपका विषय है भूगोल। यस सर। आपका नाम है अलका। यस सर। क्या मतलब होता है आपके नाम का? सर ए गर्ल विद द ब्यूटीफुल हेयर। ए गर्ल विद द ब्यूटीफुल हेयर। अच्छा, और हमारे भारतीय धर्मशास्त्रों में अलका किसकी पत्नी का नाम था? सर पत्नी का नाम मुझे याद नहीं है, अलकापुरी एक था, कुबेर की नगरी। अलकापुरी कुबेर की नगरी थी। यस सर। तो कुबेर का जो कंसेप्ट है आज के समाज में, वो कैसे अप्लाई होता है? सर कुबेर धन धान्य के वो देवता माने जाते हैं। आज के समाज में कुबेर का औचित्य सर, नहीं, कंसेप्ट कैसे अप्लाई होता है? सर आज का समाज भी हमारा हम देखेंगे कि इकोनॉमी की तरफ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। किसी व्यक्ति का समाज में कुबेर होना ये अपने आप में अच्छी बात है, या ये एक बहुत ही चिंता की बात है? सर समाज एकदम धन संग्रह की ओर बढ़ रहा है, जैसा वो चिंता की बात है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, व्यक्तिवाद बढ़ रहा है, जो कि एक कमजोरी भी है। लेकिन व्यक्ति का आगे बढ़ना आर्थिक रूप से वह राष्ट्र के लिए अच्छा है, क्योंकि इससे राष्ट्र की GDP में भी उसका योगदान बढ़ेगा। भूगोल विषय में ये बताएं कि जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती गई, यस सर, ऐसे 3 सिद्धांत या 3 मान्यताएं जो पहले मानी जाती थी लेकिन रिसर्च बढ़ने से उन्हें बदलना पड़ा हो, ऐसी कौन सी 3 मान्यताएं हैं? 3 मान्यताएं जो बदली गई।
जैसे हम पश्चिम की बात करें तो कोपरनिकस से पहले हम मानते थे कि पृथ्वी केंद्र में है, यस सर। जिसको हम जियोसेंट्रिक व्याख्या मानते थे। फिर हीलियोसेंट्रिक व्याख्या कोपरनिकस ने दी यस और मानना पड़ा कि सूर्य केंद्र में पृथ्वी चक्कर काटती है। यस सर। ऐसी 3 धारणाएं भूगोल में कौन कौन सी हैं जो समय के साथ बदली? सर अभी मुझे ध्यान नहीं आ रही है वो। कोई बात नहीं सर, आप पूछिए। अलका, आप बस्ती जिले के रहने वाले हैं, बताए बस्ती संभाग में कितने जिले हैं? सर बस्ती मंडल में 3 मंडल, जिले हाँ हैं। मंडल में संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर और बस्ती। 3 जिले हैं। तो इनमें 2 जिलों का नाम तो संतों के नाम पे है, यस सर। एक आप ही के जिले का नाम है जिसमें संत का नाम जुड़ा हुआ नहीं है, क्यों ऐसा? सर बस्ती पहले माना जाता है ऐसा कि जंगल एरिया था पूरा, फिर वहाँ पे जैसे जैसे बसने लगे लोग तो उस एक मान्यता ये है कि इस वजह से इसका नाम बस्ती पड़ा। दूसरी मान्यता है कि वहाँ के बहुत पहले 16वीं शताब्दी में राजा कल्हड़ थे, उन्होंने बस्ती नाम दिया था। और सर बहुत मांग उठी थी कि इसका नाम वशिष्ठी की जाए, क्योंकि वहाँ वशिष्ठ ऋषि का आश्रम हुआ करता था। तो ये मांग उठी है, तो भविष्य में हो सकता है कि ऐसा किया जाए। तो अगर मांग उठेगी तो आप समर्थन करेंगे? सर कोई इसमें बुराई नहीं है, वशिष्ठी नाम रखने से कल्चरल इंपॉर्टेंस उसका बढ़ेगा, टूरिज्म स्पॉट के रूप में डेवलप हो जाएगा और इससे इकोनॉमी भी बूस्ट होगी, तो अच्छी बात ही है। ठीक है, ये बताएं कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है? सर जनांकीय संक्रमण सिद्धांत बताता है कि कैसे जनसंख्या में उतार चढ़ाव या परिवर्तन होते हैं। जैसे कोई भी देश जब इकोनॉमिक रूप से डेवलप नहीं होता है तो क्या होता है, उसमें पहली 4 अवस्थाएं जनरली इसमें हैं। पहली अवस्था में होता है कि मूलतः 4 है कि मूलतः 3 है? सर मूलतः 4 हैं, उसमें अच्छा। एक अन्य अवस्था भी जुड़ी है, 5वीं अवस्था कुछ अच्छा। लोगों ने जोड़ा है। मूलतः 4 में सर पहले में है उच्च जन्म दर भी उच्च होगी, मृत्यु दर भी उच्च होगी। फिर डेवलपमेंट होगा तो हेल्थ फैसिलिटी आएंगी, फिर मृत्यु दर कम होगी लेकिन जन्म दर उतनी ही रहेगी, क्योंकि सामाजिक उसमें बदलाव अभी उतना नहीं आ पाता है। तीसरी अवस्था में जब सामाजिक जागरूकता बढ़ेगी तो जन्म दर भी कम होगी, मृत्यु दर तो कम हो ही रही होगी। चौथी अवस्था में अस्थायी अवस्था में आ जाता है कि दोनों कम रहेंगे और सर फिर एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। दूसरे और तीसरे में फर्क नहीं समझ में आया। दूसरे में भी आप कह रहे हैं? दूसरे में सर जन्म दर स्थायी रहेगा, मतलब बढ़ा ही रहेगा, मृत्यु दर में ड्रास्टिक गिरावट आएगी। ठीक है। फिर तीसरी अवस्था में जन्म दर में भी ड्रास्टिक गिरावट आएगी। ठीक है। यस सर। चौथे में अस्थायी अवस्था को प्राप्त कर लेगी जनसंख्या। 5वां क्या जोड़ा जा रहा है? 5वां सर हो रहा है कि मृत्यु दर धीरे धीरे बढ़ेगी, और क्योंकि जन्म दर स्टेबल हो जाएगा सर, तो किसी कारणवश जैसे कोई महामारी आ गई, कोविड आ गया, किसी कारणवश मृत्यु दर बढ़ सकती है। तो ऐसा माना जा सकता है कि जनसंख्या नेगेटिव तरीके से बढ़ सकती है। नेगेटिव तरीके से बढ़ने का मतलब तो कम होना सर, होता है। मृत्यु दर अधिक हो गया और जन्म दर स्टेबल हो गया तो रेशियो कम हो जाएगा। तो आपको लगता है चीन उस दशा में आ गया है? सर अभी तो नहीं आया है। क्यों? जनसंख्या तो उसका 2 साल से लगातार कम हो रहा है। ये सर कम हो रहा है, वृद्ध जनसंख्या बढ़ रही है। यूरोपियन कंट्रीज में हम बोल सकते हैं, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं। उदाहरण बताइए, कौन कौन से यूरोप के देश? सर बोल सकते हैं इटली में भी ऐसा सुनने में आ रहा है, और नार्डिक कंट्रीज में ऐसा है। नार्डिक कंट्रीज किसको कहते हैं? सर नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड। अच्छा, क्यों नॉर्डिक कहते हैं इनको? सर शायद जहाँ तक मुझे पता है नॉर्डिक जनजाति या समुदाय रहते हैं, इस वजह से। अच्छा, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज किसको कहते हैं? सर इन्हीं को कहते हैं। फिनलैंड को जब मिला देते हैं तो फिनो स्कैंडिनेवियन हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्कैंडिनेवियन एक पर्वत है जिसे बोला जाता है, इस वजह से। डेनमार्क इस किस अभिव्यक्ति में शामिल है? नॉर्डिक कंट्री वाली अभिव्यक्ति में डेनमार्क है या स्कैंडिनेवियन में? स्कैंडिनेवियन में है, नॉर्डिक में नहीं है। नॉर्डिक में सर थोड़ा कंफ्यूजन है इस बारे में मुझे। ठीक है। ये बताएं कि अभी भारत का गिनी गुणांक लगभग कितना है? अभी इस बारे में मैंने विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट से ये पता लगता है कि 2015 में हमारे जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर था वो 15% से ज़्यादा था, करीब करीब 16 था। लेकिन 2022 में वो घट के 14 से नीचे आ गया है, 2% के आसपास की गिरावट आ गई है। हम पूरा जोर लगा रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का शेयर बढ़े, और ये है कि उल्टा दिशा में जा रहा है। ऐसा क्यों? सर विश्व स्तर पर अगर ये देखा जा रहा है, हमारे यहाँ सेवा गुणवत्ता बहुत अच्छी हो रही है, तो ये उतार चढ़ाव होते रहते हैं किसी भी क्षेत्र में। पहले एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर भी कम हुआ, हमारे यहाँ सेवा गुणवत्ता में ज़्यादा सुधार हो रहा है, इस वजह से सेवा क्षेत्र का शेयर बढ़ रहा है। लेकिन सरकार के नीतिगत प्रयासों का तो नतीजा नहीं निकल रहा है, तो आपको मानना पड़ेगा ना कि नीतियाँ कमज़ोर हैं। सर नीतियाँ अभी सुधार हो रहा है धीरे धीरे, अचानक से किसी भी क्षेत्र में हम सुधार नहीं कर सकते, ग्रेजुअल चेंज आते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ सेवा क्षेत्र 1991 के उससे बढ़ा है, क्योंकि एमएसएमई इसमें पिछड़ गए थे, अब एमएसएमई पे जोर दिया जा रहा है, तो
भविष्य है लेकिन कि 91 में जो आर्थिक सुधार किया गया उसका मुख्य बल तो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म पर यस था सर, ना। यस सर। लेकिन निवेश बढ़ा, बड़े इंडस्ट्रीज में ज़्यादा निवेश आया, एमएसएमईज में पिछड़ गए, कुटीर उद्योगों को समस्या का सामना करना पड़ा, जो कि आज भविष्य में इन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे हम जरूर ये अचीव ठीक है, कर अभी सकते ताज़ा एनुअल सर्वे ऑफ फॉरेस्ट भी आया है। ये बताएं कि क्या भारत के किसी राज्य में या कुछ राज्यों में फॉरेस्ट कवर 50% से ज़्यादा भी है? हैं। सर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में है, किन किन राज्यों में है? तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, और अभी सर ज़्यादा मुझे याद नहीं आ रहा है इस बारे में डेटा। ठीक है अलका, धन्यवाद। थैंक यू। अलका जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की। यस मैम। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकले हुए ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने भारत की राजनीति में बहुत उच्च पदों को हासिल किया है। यस आप उनमें से कुछ के नाम बता सकती हैं? यस मैम। चंद्रशेखर जी हैं जो 8वें पीएम थे भारत के, गुलजारीलाल नंदा जी हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री, और मैम क्या कोई ऐसे भी हैं जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंचे हो? मैम मुझे अभी याद नहीं आ रहा याद है। नहीं कर पा रही, कोई Yes, बात ma'am. नहीं। भूगोल के आप विद्यार्थी हैं। अलका, कश्मीर अपने पर्यटन के लिए जाना जाता है, पर इस बार कश्मीर में हिमपात बहुत कम हुआ है, बर्फबारी कम हुई है, जिसकी वजह से गुलमर्ग में पर्यटकों की संख्या में अच्छी खासी गिरावट हुई, लगभग 60% की। एक भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते आप मुझे ये समझा सकती हैं कि इस तरीके से बर्फबारी कम होने का क्या कारण है कश्मीर में? मैम क्लाइमेट चेंज इसका एक मूल कारण है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे वर्षा का पैटर्न बदल रहा है। तो गुलमर्ग जैसी जगहों पे वर्षा हिमपात के रूप में होती है, जिसमें कमी आ रही है। अभी फ़िलहाल रिसर्च में ऐसा भी आया कि पूर्वांचल क्षेत्र में भी वर्षा बहुत कम हो रही है, जो कि वर्षा जहाँ पे आती थी, बाढ़ आती थी, तो वो भी कम हो रहा है, जो कि क्लाइमेट चेंज का ये नतीजा है। ठीक है, क्या सिर्फ क्लाइमेट चेंज इसका कारण है या और भी कोई भौगोलिक कारक हैं? और भी कारक ये हो सकते हैं, भौगोलिक कारक तो अल मैम, नीनो या इस तरीके का कोई? यस मैम, वो तो उत्तरदायी कारक है। यस मैम। ठीक है, ये बताइए कि आपने लिखा है आपको हिंदी कविताएं पढ़ना पसंद है, तो हिंदी कविता में आपने किन किन कवियों को पढ़ा है अभी तक? मैम मैंने दिनकर जी को पढ़ा है, महादेवी वर्मा जी को पढ़ा है, निराला जी को पढ़ा है, हरिवंश राय बच्चन आपने जी को पढ़ा है। जिन जिन लोगों को पढ़ा है उनमें से किनका संबंध इलाहाबाद से है? मैम महादेवी वर्मा का है, निराला जी का है, हरिवंश राय बच्चन जी का है, और इतना मुझे याद है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पसंद कौन से कवि आए आपको? मैम महादेवी वर्मा आएंगे। क्यों? मैम उनकी कविताएं बहुत ही रिलेटेबल कभी कभी ऐसे लगती हैं, सिचुएशन अगर आप पढ़ते हैं तो वो कविताएं अपना एक अलग अर्थ लेके आती हैं, जो वो आपका अपना अर्थ होता है। तो जैसे आप कुछ उदाहरण से हमें समझा सकती हैं, आपने उनकी कोई कविता पढ़ी और आप बहुत कनेक्ट कर पाई उससे? यस मैम, मैंने एक कविता अभी हाल फिलहाल में पढ़ी थी, जो तुम आ जाते एक बार। तो मैम उसमें आप अपने सिचुएशन के हिसाब से उसको एक अलग तरीके से अर्थ अपना निकाल सकते हैं, वो थोड़ा इम्पैक्ट अलग तरीके से, मतलब आपके मन में जो मनोभाव है उसके हिसाब से आप उसका अर्थ निकाल सकते हैं, ऐसा कहना चाह रही हैं? यस मैम। अच्छा ठीक है, अगर आपसे ये सजेशन मांगा जाए, आपने जिन कवियों को पढ़ा है, कि आप सजेस्ट करिए कि कोई एक कवि जिनको हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, तो आप किसका नाम लेना चाहेंगे? मैम ये डिपेंड करता है आप किस तरीके की कविताएं पढ़ना पसंद करते हैं। तो अगर आप ओजपूर्ण कविताएं पढ़ना पसंद करते हैं तो आप दिनकर को आपको पढ़ना चाहिए। यदि भावात्मक करुणा से भरी कविताएं पसंद करते हैं तो आपको महादेवी वर्मा जी को पढ़ना चाहिए। ठीक है, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आप उत्तर प्रदेश से आती हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है? मैम मुझे अभी रैंकिंग आपको आइडिया नहीं? ठीक है, थैंक यू। अलका, मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल्स क्यों कह रहे हैं? मैम उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा होती है जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं दैनिक जीवन में, जिन्हें हम अलग अलग पोषक तत्वों के रूप में प्राप्त करते हैं, अलग अलग भोज्य पदार्थ के रूप में। उसे एक अकेला मिलेट्स भी पूरा कर सकता है, इसलिए बोल सकते हैं। और क्यों इतना जोर दिया जा रहा है मिलेट्स को ही उगाने के लिए, अदर दैन न्यूट्री सीरियल्स के बदले? मिलेट्स मैम हमारे इंडिया में बहुत कम डेवलप हो पाया है एग्रीकल्चर में, और अगर हम उसको प्राथमिकता देंगे तो जो एरिया जहाँ पे वर्षा कम होती है वहाँ पे बहुत टाइम तक ऐसा नहीं होगा कि कुछ उगाया ही ना जाए, वहाँ पे मिलेट्स का उत्पादन हम कर सकते हैं। तो इस वजह से उसको प्रमोट किया जा रहा है, जिससे एग्रीकल्चर इकोनॉमी डेवलप हो सके। ठीक है, मतलब क्लाइमेट रेजिलिएंट है ये, yes, है ना? ठीक है, ये बताइए कि हाल ही के दिनों में लक्षद्वीप बहुत चर्चा में था, yes, है ना? तो लक्षद्वीप को एक इकोलॉजिकल टूरिज्म के रूप में डेवलप करना कितना पॉसिबल है? क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आइडियोलॉजी से
कुछ किसी तरह से कोई रिलेशन रखता है? क्या चैलेंजेस हैं इसके? चैलेंजेस तो हैं मैम, क्योंकि उसमें डेवलपमेंट करने में एक हमारे पास चुनौती होती है कि ऐसा ना हो कि क्लाइमेट पे इसका इम्पैक्ट पड़े, जैव विविधता पे पड़े, क्योंकि लक्षद्वीप कोरल आइलैंड के रूप में जाना जाता है। तो एक चैलेंज है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोरल ब्लीचिंग होने लगे, ये समस्या है। लेकिन अगर हम सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट करेंगे, लोकल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, वहाँ पे जैव विविधता और ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए कि ऐसा ना हो कि उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो, ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अगर हम करेंगे तो ज़रूर एक टूरिस्ट हब के रूप में डेवलप हो सकता है। ठीक है। इसी तरह से बात हो रही है वेटलैंड्स को भी टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप करने की, है ना? तो वेटलैंड्स के आप क्या क्या यूजेस देखती हैं? अगर हम देखें ऐसे अदर दैन टूरिज्म, तो क्या क्या क्यों ज़रूरी है वेटलैंड्स को मेंटेन करना? मैम, वेटलैंड्स हमारे लिए एक जल स्रोत के रूप में भी कार्य करते हैं। हम उसको सिंचाई के साधन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। टूरिज्म तो एक फैक्टर है, वो नेचर बेस्ड नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे लिए, जल संसाधन, वो हमारे लिए हो सकता है, और हमारे पशु पक्षियों के लिए हमेशा से, और कुछ लोकल कम्युनिटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। यस मैम, जब टूरिज्म आएगा तो वो लोकल टूरिज्म अगर नहीं है तो लोकल कम्युनिटी के लिए सर मैम जल पूजा वगैरह ये सब के लिए भी इम्पोर्टेंस है, तो लोकल कम्युनिटी। अच्छा, आप ज्योग्राफी से हैं, है ना? एक इनफैक्ट 2 टर्म यूज़ किया जाता है, डीप इकोलॉजी और शैलो इकोलॉजी, है ना? क्या है ये डीप इकोलॉजी और शैलो इकोलॉजी? क्या होता है मैम? इकोलॉजी होता है हमारे आसपास का वातावरण जिसमें सभी जीव जंतु निवास करते हैं और अपने आसपास के समुदायों के साथ रिलेशन बनाते हैं, ये है इकोलॉजी। ठीक है। और मैम डीप इकोलॉजी, शैलो इकोलॉजी अभी मुझे याद नहीं, आपको याद नहीं आ रहा? ठीक है। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? कार्बन फुटप्रिंट मैम ये है कि कोई भी व्यक्ति है या कोई भी नेशन है कितना कार्बन जनरेट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसकी जनसंख्या कितनी है। तो जनसंख्या जैसे प्रति व्यक्ति आय होती है, वैसे उस जनसंख्या के अकॉर्डिंग कितना कार्बन हम लोग ग्रीन हाउस गैसेज के रूप में एमिशन कर रहे हैं, वो कार्बन फुटप्रिंट। तो डेवलपमेंट का तो अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होगा और क्लाइमेट कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा ही, है ना? Yes, तो क्या हम क्लाइमेट चेंज को कुछ बहुत ज़्यादा हवा नहीं दे रहे हैं? नो मैम, क्लाइमेट चेंज से हम देख रहे हैं बहुत सारी नेचुरल हैजार्ड्स बहुत बढ़ रहे हैं, जैसे कि बाढ़ या सूखे की बारंबारता बढ़ रही है। क्लाइमेट चेंज से वर्षा का पैटर्न बदल रहा है, तो क्लाइमेट चेंज एक सेंसिटिव टॉपिक है जिसे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, ये क्लाउड बर्स्ट क्या होते हैं? मैम, क्लाउड बर्स्ट पानी का, किसी बादल का अचानक से, तो ये भी क्या कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है? यस मैम। क्या? क्योंकि बादलों का अचानक से क्लाउड बर्स्ट होते हैं जब भी हम देखते हैं कि अचानक से वाष्पीकरण हो जाए, और ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से रिलेट करता है। ठीक है, थैंक यू। अलका, यस, पॉलिटिकल विचारधारा में दक्षिणपंथी का मतलब क्या होता है? राइट विंग। राइट विंग का मतलब ये होता है कि सर जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या विचारधारा यथास्थिति प्राचीन अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है या कल्चर पर आधारित राजनीति करती है, तो उसका संबंध तो क्या ये सकारात्मक है किसी देश के लिए? सर हो सकता है सकारात्मक, अगर वो अतिवाद में ना बदले। ठीक है। पिछले कुछ वर्षों में विश्व के अलग अलग देशों में जो सरकारें आई हैं उनको दक्षिणपंथी विचारधारा का समर्थक पाया गया है। पहले ये बताइए कि किन किन देशों में आपको लगता है कि जो राइट विंग पॉलिटिक्स है वो हावी हुई है? सर मुझे लगता है एक बांग्लादेश में। कैसे? सर वो भी अपने कल्चर या प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ ज़्यादा ही। पिछले 15 वर्षों से तो शेख हसीना सत्ता में है। यस सर। कोई और नाम बताइए किसी और देश में। अमेरिका में ट्रम्प। अभी ट्रम्प है वहाँ पे? अभी नहीं है, आए थे तो इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन व्यक्तिगत स्तर पे भी बहुत बढ़े थे। ठीक है, और? तो सर अभी मुझे उतना याद है। ये बताइए कि क्या कारण है अमेरिका में, अर्जेंटीना में दक्षिणपंथी विचारधाराओं को बहुत सपोर्ट मिल रहा है लोगों के द्वारा? ऐसा कौन सा मुख्य कारण है कि विश्व में अब एक लहर है राइट विंग पॉलिटिक्स की ओर? सर इनका जनता में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, इनकी लोकप्रियता। क्या कारण है? सर जनता कभी कभी हम होता है कि हम औपनिवेशिक मानसिकता, हमारे यहाँ पे अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो ऐसा होता है कि हम एक वो होता है फियर फैक्टर कि हम औपनिवेशिक मानसिकता से जुड़े हैं या कुछ भी हमारे ऊपर ऐसे दबाव है। जब भी कोई राइट विंग आता है तो वो अपने कल्चर को बहुत उभारता है
और हम देख पाते हैं कि हम कितने समृद्ध रहे हैं, तो वो जनता के बीच बहुत पॉपुलर होता है, जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं। इस्लामोफोबिया एक कारण है? सर मुझे नहीं लगता। इस शब्द का मतलब क्या है? सर बहुत सारे जनरली यूरोपियन कंट्रीज में इस्लाम के एंटी इस्लामिक चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं, उसका संबंध है। पिछले करीब 35 वर्षों से अधिक से अमेरिका और ईरान के संबंध काफ़ी ख़राब हैं। यस सर। ऐसा क्या कारण है कि ये संबंध ठीक नहीं हो पा रहे हैं? सर इस बारे में मैंने अभी पढ़ा नहीं है, वो मैं पढ़ लूँगी। आपने सुना होगा ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में। यस सर। क्या है ये डील? मैंने पढ़ा नहीं नहीं है। पढ़ा आपने? अब्राहम संधि सुना आपने? सुना है सर, पढ़ा नहीं है अभी, सॉरी सर। अच्छा, चलिए बताइए कि एंजल निवेशक कौन होते हैं? सर एंजल निवेशक वो होते हैं जब भी कोई नया स्टार्टअप खुलता है, तो जब उसमें किसी भी निवेश की गुंजाइश जो स्टार्टिंग में होती है, जो किसी स्टार्टअप को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो होते हैं एंजल तो इन्वेस्टर। इस कंटेक्स्ट में एंजल टैक्स क्या होता है? एंजल टैक्स मुझे अभी याद नहीं आ रहा है सर, मैं पढ़ लूँगी। फॉरेस्ट्री के कंसेप्ट में मियावाकी टेक्नोलॉजी क्या होती है? सर जापान की एक टेक्नोलॉजी है ये मियावाकी, जिसमें कुछ एरिया स्पेसिफिक होता है, वहाँ पे वन उगाए जाते हैं या कुछ फसलें उगाई जाती हैं, वो मियावाकी इसमें की। विशेष क्या है? सर ये ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए, जनरली जैसे शहरों में जगहें कम होती हैं, पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे ये। अभी आपने शायद बात की सर से, मैम से, Yes. कि कुछ राज्यों में ये 50% से अधिक फॉरेस्ट्री है, जिन राज्यों में नहीं है Yes. क्या वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ये सर जरूर कर कैसे सकते करेंगे? हैं सर। जैसे पार्क होते हैं या कुछ खाली जगहें होती हैं, वहाँ पे हम इसको प्रमोट करके ग्रीनरी को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। अलका, ये बताइए कि जैसे भूगोल के विद्यार्थी हैं, पहले हम ये मानते थे कि जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और सूर्य के अन्य ग्रह जो हैं उतना ही है। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पता लगा कि कुछ और भी सितारे हैं। अभी लेटेस्ट जो रिसर्च पिछले 1 साल में हुई है, उसके हिसाब से ब्रह्मांड का विस्तार कितना है आपकी जानकारी में? सर अभी लेटेस्ट जितना मुझे याद आ रहा है, ब्रह्मांड 9 ग्रह और सूर्य ये सब चीज़ों के अलावा एक्सो प्लैनेट्स हैं, कुछ क्षुद्र ग्रह हैं और स्टार्स तो वो हैं ही। सर मुझे इतना ही पता है। आकाशगंगा क्या होती है? गैलेक्सी? अभी एग्जैक्ट परिभाषा मुझे याद नहीं आ रही 3 है। महीने पहले अमेरिका की लेबोरेटरी ने एक रेडियो सिग्नल पकड़ा, यस सर। जिस रेडियो सिग्नल से पता लगता है कि कई बिलियन लाइट ईयर्स दूर से वो सिग्नल आया है। इन सब एक्सपेरिमेंट्स को देखते हुए या ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए क्या एलियन की संभावना बनती है? और अगर बनती है तो आपका क्या अनुमान है उनके बारे में? सर हो सकता है, जैसे किसी भी ग्रह में, हम जैसे पृथ्वी पे रह रहे हों, किसी भी ग्रह पे कुछ प्राणी पाए जा सकते हैं जहाँ जीवन की संभावना हो, और यदि ऐसा है तो भविष्य में देखते हैं। क्या देखते हैं? सर होगा तो फिर उस बारे में आगे अध्ययन करने का मौका मिलेगा, अभी मुझे कुछ पता नहीं है इस बारे में। ठीक है अलका, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। आइए, क्या हाल है आपका? ठीक है सर। अब इंटरव्यू खत्म हो गया, अब आप खुल के हंस के बात कर सकते हैं। यस सर। मजा आया खूब? घबराहट हुई बीच में? थोड़ी बहुत हुई। क्यों और कब? सर जब भी फैक्चुअल आती हैं तो कभी कभी ऐसे होता नहीं आता, तो वहाँ पे थोड़ा फंबल हो जाता है। बस ये ध्यान रखें, जितना आपको नहीं आता उससे ज़्यादा हमें नहीं आता इधर। यस सर। यूपीएससी जाएंगी, वहाँ भी ऐसा ही होगा। यस सर। इसलिए वो 5 बैठते हैं, आप अकेली होती हैं, क्योंकि आपसे लड़ने के लिए 5 लोग चाहिए। यस सर। अकेले कोई लड़ नहीं पाएगा। ठीक है? यस सर। तो जो कहने की बातें आपके बारे में है, यस। एंट्री करते समय ना एक बार पूछ लेना चाहिए। जब आप दरवाज़ा खुलेगा वहाँ पर यूपीएससी में, बेशक वो सामने दिख रहे हो आपको, यस सर। बेशक वो आपको देख भी रहे हो, यस सर। तब भी बोल लें क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ओके सर। ऐसे तो फॉर्मली पूछिए। बाकी ड्रेस आपकी बढ़िया है, बैठने का तरीका एकदम ठीक है। एक आपको किसी ने ये ज्ञान दे दिया कि आई कांटेक्ट सबसे बना के रखना एक साथ। यस सर। तो आप बीच बीच में कोशिश कर रही हैं कि बात सर से कर रही हैं, देख मुझे रही हैं, उनको भी देख रही हैं, बात उधर हो रही है। इसको मन से निकाल दीजिए, बहुत बड़ा वहम है लोगों के दिमाग में। ओके सर। जिससे बात कर रही हैं सिर्फ उसको देखिए, किसी और को नहीं देखना है। ओके सर। एकदम 1 to 1 आई कांटेक्ट। ओके सर। ठीक है, जैसा हम नॉर्मल लाइफ में करते हैं, यस सर। अलग से क्यों करना है? ओके सर।
इंट्रोडक्शन अच्छा है, सावित्री वाला भी ठीक था, कुबेर वाला भी ठीक से आपने हैंडल कर लिया, हालांकि थोड़ा बेहतर उत्तर हो सकता था उसका। ओके सर। जब जब कोई मौलिक सवाल पूछ रहे हैं ना, तो मतलब आपकी जो स्ट्रेंथ है वो है एनालिसिस। यस सर। जहां जहां आपसे कोई एनालिटिकल सवाल पूछा, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया। यस सर। फैक्ट्स भी आपकी स्ट्रेंथ है, लेकिन कुछ जैसे आईआर में आप थोड़ा कमजोर हैं अभी, तो Yes, रिवाइज sir. कर लीजिए उसको। यस सर। लेकिन जनरली जितने बच्चे हम देखते हैं फैक्ट्स के मामले में आप लगभग सबसे बेहतर ही हैं, खराब नहीं है। ओके सर। पर जैसे कोई इमेजिनेटिव सवाल आता है, नया सवाल आता है, वहां आप थोड़ा सा आपकी भाषा में फंबल करने लगते हैं, यस सर। है ना? यस सर। तो मैंने पूछा कि भूगोल में 3 सिद्धांत बताइए जो रिसर्च की वजह से बदल गए हों। यस सर। आप नहीं बता पाए, लेकिन ऐसे सवाल में कोशिश करना जरूरी है। यस सर। तो आंखों में चमक के साथ एक कोशिश करने की अभिव्यक्ति कीजिए, बेशक ना हो पाए कोई बात नहीं। यस सर। ऐसी अंत में मैंने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार कितना है, तो आपने उसमें इंटरेस्ट शो नहीं किया। आंसर नहीं पता कोई बात नहीं, यस सर। कम से कम इंटरेस्ट शो कीजिए एलियंस के बारे में, क्या रिसर्चेज हुई हैं अब तक। ओके सर। पता है तो अच्छी बात है, वरना कम से कम ये दिखाइए कि मेरा इसमें जानने का बहुत शौक है, मैं इस पर जाकर पढ़ूंगी। ओके। अब तक तो मैंने नहीं पढ़ा है। आपके आर्गुमेंट्स अच्छे हैं, आपका लॉजिक बहुत अच्छा है, आपकी भाषा बड़ी मर्यादित है, आप बहुत विनम्र हैं, ओके सर। ठहराव बहुत अच्छा है व्यक्तित्व में। इतनी छोटी सी उम्र में इतना ठहराव बहुत बड़ी बात है। ओके सर। एक तरह से वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स हैं। आपका सॉरी बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा है, ठीक है। इस्लामोफोबिया वाले सवाल पे आपने सीधे रिजेक्ट कर दिया, ऐसा लगा कि या तो आपने पढ़ा नहीं है या सर थोड़ा एग्जैक्ट वो कभी कभी होती है, कुछ वर्ड्स की एग्जैक्ट परिभाषा याद नहीं आ रही होती है। इस्लामोफोबिया का मतलब होता है इस्लाम का भय, भय, फोबिया yes, जिसमें sir. मिला हो ना, भय। यस सर। तो इनका प्रश्न ये था कि दुनिया में बाकी समाजों में ये भय कि इस्लाम हावी ना हो जाए, इस भय से बाकी धर्म, बाकी समुदाय इकट्ठे हो रहे हैं आजकल, उनमें ध्रुवीकरण हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है। ये प्रश्न था। ओके सर। आप प्रश्न को एग्जैक्टली शायद समझ नहीं पाए, इसलिए वो जवाब उतना गहरा नहीं पाया। यस सर। आईआर देख लीजिए, करंट अफेयर्स देखते रहिए। कब है इंटरव्यू यूपीएससी में? सर 2 फरवरी को 2 है। फरवरी है ना, ठीक है, अभी 10-11 दिन आपके पास है। सर मुझे बजट कितना पढ़ना चाहिए, क्योंकि बजट 1 फरवरी को आएगा, इंटरिम आएगा, बट हाँ, तो देख लीजिएगा 1 तारीख को, और क्या कर रखा है 1 Yes, तारीख को, उस दिन बजट पढ़ना आराम से। यस सर। और इकोनॉमिक सर्वे सर? मतलब बहुत गहराई में ना भी तो कम से कम पॉइंट्स तो पता ही हो, 8-10 मेन पॉइंट्स ओके हैं। सर। कोई 1-2 लेख पढ़ लीजिए उसके बारे में, ओके सर। है ना। और हमारा अनुमान ये है कि ये आपका पहला नहीं, ये आपका आखिरी अटेम्प्ट है। ओके सर। ये सूचना नहीं है, ये मतलब शुभकामना है। थैंक यू सर। इसी बार में ख़त्म कीजिए। और आपका जैसा व्यक्तित्व है, बड़ी बात नहीं कि आपको 190 से 200 या उससे ज़्यादा की रेंज में नंबर मिले। मेंस कैसा हुआ है? सर एवरेज अच्छा हुआ है। ये क्या होता है? सर मतलब सारे पेपर एक समान रूप से अच्छा। ठीक हुए हैं। ठीक है, तो उम्मीद कीजिए कि इस बार आप एक अच्छी सिविल सर्वेंट बनेंगी, प्रॉपर आईएएस बन सकती हैं। ओके सर। थोड़ी ऊंच नीच रहेगी तो अगली बार तो काम खत्म ही कर देंगे, लेकिन इस बार कम से कम मसूरी घूम आइए, जी सर। ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।